कम शब्दों में बताएं तो एक पाकिस्तान के पास जितनी ज़मीन है उससे भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। भारत की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से की जा रही है। वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर वो हक जमाती है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की होगी। अगर कोई उसको क्लेम नहीं करने आता है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ के पास चली जाएगी। जैसे कई सरकारी जगह हैं सर, उन पर ये माना जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की इसमें तो इनकी मंशा पे सवाल खड़ा होता है। प्रॉपर्टी अगर किसी एक यूज़र की नहीं है तो वक्फ बोर्ड की भी वो प्रॉपर्टी कैसे है, वो अपना हक कैसे जमा रही है उस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरों के दिल में ही अगर बेईमानी आ जाए तो वो वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड वो धरा का धरा रह जाता है। और सामने वाली प्रॉपर्टी अगर ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि ये ज़मीन उसकी नहीं है तो क्या ये ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाएगी? ये भी तो सही नहीं है। मंशा यही है सर कि आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल कर सकते हैं। आज तक और वक्फ बोर्ड के कारिंदों ने, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन प्रॉपर्टीज़ को सस्ते दामों पर लॉन्ग लीज पर दे दिया। अगर कोई प्रॉपर्टी 99 ईयर्स की लीज पे चली जाती है तो आप समझते हैं कि 99 ईयर्स एक बहुत लंबा पीरियड होता है, वो एक तरीके से बेचान ही कहलाएगा। एक तरह से हम घोटाला कह सकते हैं। ये घोटाला बिल्कुल है, घोटाला है, मैं मानता हूँ ये घोटाला हुआ है। हम देखते हैं मज़ार बनी है या मस्जिद बनी है, मज़ार जो रोड साइड होती है, कई रेलवे स्टेशन के हम आसपास देखते हैं। क्या ये ज़मीन किन की? देखिए सर, इसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। आप देखेंगे कि 5 पॉइंटर बना दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के बारे में फेक नैरेटिव फैलाना ताकि मुस्लिम आवाम, मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे। नमस्कार, आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन संपत्ति कितनी है, राइट टू बिलीव क्या है, ऐसे कुछ तमाम चीज़ें आपने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक आपने सुनी होगी। आज हम इसी विषय पर, हमारा पॉडकास्ट है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद कुरैशी जी। जावेद जी राजस्थान बीजेपी के में महामंत्री पद पर इनको दायित्व दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में भी ये विभिन्न दायित्वों पर रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता रह चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर है। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपका अभिषेक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये आपके दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट मोदी सरकार ला रही है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो अमेंडमेंट कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हितों में है। जो एक फेक नैरेटिव विपक्षी दलों द्वारा, विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से हर फैसले में कांग्रेस पार्टी और जितने भी कांग्रेस के घटक दल हैं, जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं, 10 साल से जो भी फैसले मोदी सरकार लेके आ रही है, उन फैसलों में कहीं ना कहीं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर समझाऊं तो, अगर मोदी जी सोने की सड़क भी बना रहे होंगे तब भी कांग्रेस उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ के ले आएगी। आपने सर, इससे इन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी, हमने काफ़ी ये शब्द सुना है वक्फ बोर्ड, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमें सबसे बेसिक से हम बात करते हैं, वक्फ क्या है, वक्फ का अर्थ क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ अभिषेक जी। वक्फ मतलब दान। ये एक फारसी और उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है दान में दी गई वस्तु या दान में दी गई प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर किसी संस्थान को या किसी व्यक्ति को यदि दी जाती है, अच्छी नियत के साथ में, सद्भावना के साथ में, उसको धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, यदि कोई प्रॉपर्टी या यदि कोई वस्तु, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन का टुकड़ा ही किसी को दान करना है तो वक्फ कहलाएगा। वक्फ आप अपनी प्यारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जिस सोफ़े पे हम बैठे हैं, इस सोफ़ा भी हम वक्फ कर सकते हैं, बशर्ते उसका इस्तेमाल धार्मिक कामों में हो। जैसे कई लोग अपनी गाड़ी
वक्फ कर देते हैं किसी दरगाह को, किसी ट्रस्ट को, ताकि वो कार या वो बाइक या वो व्हाटएवर XYZ जो वस्तु हमने दी है वो उस पर्टिकुलर संस्थान के काम में, धार्मिक कार्यों में स्पेशली अगर यूज़ आएगी तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसमें विवाद जो है अभी किसी और वस्तु के लिए नहीं, जबकि लैंड का विवाद आजकल जो आप और हम सुन रहे हैं वो लैंड का विवाद है कि लैंड इतनी ज़्यादा वक्त के पास कैसे हो गई, लैंड को चलाने वाले कौन हैं, लैंड से जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो किसके पास जा रहा है। सर इसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, और अगर हम मोटे तौर पर कम शब्दों में बताएं तो एक पाकिस्तान के पास जितनी ज़मीन है उससे भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो एक समय पर नहीं थी। तो सर इतनी ज़मीन दान की गई है, और इस पे ये भी चलता है सर, एलिगेशन चलते हैं कि वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट, उसकी अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर अपना हक जमाती है, और अगर वो ज़मीन सामने वाली प्रॉपर्टी को नोटिस भी नहीं दिया जाता सर, और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। देखिए क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मैं दिल्ली रहा करता था, और हम जब आश्रम से हम साउथ एक्स की तरफ चलते थे, एम्स की तरफ चलते थे, तो वहाँ पे एक कट आता था, तो जिसमें नोटिस लगा हुआ था कि आपको यहाँ से यू टर्न नहीं, आगे से यू टर्न लेना है। वो स्पेशल कारणों के लिए एक जगह छोड़ी हुई थी, पर लोग वहाँ पे अपनी बाइक और कार घुसाने लगे। सरकार को आखिर में तंग आकर उसको बंद करना पड़ा। तो जो लोग उसका सच में अच्छे तरह से इस्तेमाल करते थे, उनका इस्तेमाल भी बंद हुआ, उनको भी अब लंबा चक्कर यू टर्न घूम के आना पड़ता है। जब कोई संस्थान अगर गैर सरकारी तंत्र के साथ में मिलकर या फिर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका होता है और लगातार वो इस पर प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। बाद में जो लोग फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, उन्हीं के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है, जो लोग इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम घटक दलों द्वारा भारत में एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भारत की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से की जा रही है। आप देखेंगे कि एक 5 पॉइंटर बना दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के बारे में फेक नैरेटिव फैलाना, ताकि मुस्लिम आवाम, मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे। उसके अलावा जातिगत जनगणना के द्वारा हिंदुओं को बांटा जाना, किसान आंदोलन को दोबारा एक्टिवेट करना, मणिपुर में आंदोलन को दोबारा से आग देकर भड़काना। सर ऐसा क्यों, मतलब ये सब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मैं आ रहा हूं, क्यों फैलाया जा रहा है? मैं आ रहा हूं सर, उस पर आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। ये युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे पर भड़काना, और विपक्षी दलों द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया भारत में हुई उसको कहीं ना कहीं ऐसा बताना कि वो सही नहीं हुई या उसके अंदर कोई ना कोई धांधली हुई है। जबकि मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो बांग्लादेश से जो ये तुलना कर रहे हैं, बांग्लादेश में वोटिंग का परसेंटेज था 44%, जब सारे विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध जाके उन्होंने बॉयकॉट किया था और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, और वहां पे वोटिंग हुई 44%। भारत में सारे विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, 66% वोटिंग होती है, और विपक्षी दलों की सीटों में इजाफा होता है। तो ये कौन सी धांधली की बात कर रहे हैं? ये नैरेटिव जो भी आप पूछ रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, वो नैरेटिव इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि सरकार को अनस्टेबल किया जाए। विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को अनस्टेबल किया जाए, और सरकार को अनस्टेबल करके अपना आधिपत्य इस सरकार के ऊपर जमाया जाए, ताकि ये और इनके कारिंदे वापस सरकार के अंदर आ सकें और अपने मन मुताबिक चीज़ों को चला सकें। आपको लगता है जो 1995 एक्ट जो अमेंड होके 1995 में कांग्रेस सरकार ने किया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर वो हक जमाती है वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी, अगर कोई उसको क्लेम नहीं करने आता है
तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ के पास चली जाएगी, जैसे कई सरकारी जगह हैं सर उन पर ये माना जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की इसमें तो इनकी मंशा पे सवाल खड़ा होता है अभिषेक जी। आपको लगता है ये इंटेंशनली किया गया? अभिषेक जी, इनकी मंशा पे सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि 95 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार पहले जो भी प्रॉपर्टी, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को उस नोटिस 95 के अमेंडमेंट से पहले आपको एक नोटिस देना होता था और आपको आगाह करना होता था, सूचित करना होता था, और 90 दिनों की टाइमलाइन दी जाती थी। उसके अंदर आके आपको अपना क्लेम जताना पड़ता था, अपने पेपर्स को प्रूव करना पड़ता था। यदि ऐसा नहीं होता है तब वक्फ बोर्ड उसको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, पर 95 के अमेंडमेंट के बाद में उसको नोटिस देने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। पर सर अगर वो प्रॉपर्टी अगर किसी एक यूजर की नहीं है तो वक्फ बोर्ड की भी वो प्रॉपर्टी कैसे है, वो अपना हक कैसे जमा रही है उस पर? ना तो उनके पास कोई पट्टा है, ना कोई जमीन का वो है, सिर्फ आपने एक बोर्ड लगा दिया। और सामने वाली प्रॉपर्टी अगर ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि ये जमीन उसकी नहीं है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाएगी? ये भी तो सही नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन अगर हम बात करें, तो इन ह्यूमन बात करें, तो ये तो गलत ही हो रहा है ना। तो इस पर सर इस पर मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो भी है, वो इस पे चर्चाएं क्यों नहीं हुई इतने दिन, और इन दिनों ये चर्चाएं क्यों ज्यादा चल रही है? इसका क्या कारण है? सर, मुझे लगता है कि ये जो प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, जितना मैंने वक्फ बोर्ड को समझा है और वक्फ एक्ट को समझा है, ये प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट है जो सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दी जाती है। बिल्कुल। पर इसमें वक्फ बोर्ड इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड द बॉडी ऑफ वक्फ बोर्ड इज अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड की जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, वो उस वक्फ बोर्ड को बनाते हैं, मैं मानता हूं। पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरों के दिल में ही अगर बेईमानी आ जाए तो वो वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड वो धरा का धरा रह जाता है। सर इसमें पहले ये था, जितना मुझे नॉलेज है, कि इसमें पहले मुस्लिम जो होते थे वो दान करते थे, जो भी है, नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और नॉन मुस्लिम्स की जमीन पर भी विवाद चल रहा है, काफी सरकारी जगहों पर भी चल रहा है, पर नॉन मुस्लिम्स का अगेन उनकी मंशा पे सवाल पैदा होता है। अगेन कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार की मंशा पे सवाल पैदा होता है। आपको क्या लगता है किस तरह की मंशा यही है सर कि आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल कर सकते हैं? जब नॉन मुस्लिम जब ज़कात नहीं दे सकता, खैरात नहीं दे सकता, और आपको अलाउड नहीं है नॉन मुस्लिम से ज़कात या खैरात लेना, दान लेना, तो आपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में नॉन मुस्लिम्स को शामिल क्यों किया? आपकी मंशा पे, आपकी नीयत के ऊपर सीधा सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये तो। और सर एक प्रश्न ये भी उठता है आप ही के इस जवाब में कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स के लिए है, तो बाकी और कम्युनिटी, रिलीजन्स और माइनॉरिटी जो है, नहीं, देखिए ऐसा सबके लिए वैसे बना हुआ है। सरकार में देवस्थान बोर्ड है, जो नॉन मुस्लिम्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मंदिर हैं या और गुरुद्वारे हैं, दूसरी जगह हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए देवस्थान बोर्ड बना हुआ है। राजस्थान में भी एक देवस्थान बोर्ड का गठन है जिसमें एक चेयरमैन होता है जिसको राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उसके अलावा कई मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा है, पर जितना फ्रीडम एक वक्फ बोर्ड के पास है उतना शायद उनके पास नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर मेरे पास, मैं अभी एक लिस्ट देख रहा था जो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, इलीगली कैप्चर्ड बाय द वक्फ बोर्ड इन तमिलनाडु, और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ ज़मीन है, कर्नाटका में भी है। इसमें सर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हाजी अली दरगाह, महिम दरगाह, मामदेव टेम्पल, नागपाड़ा, मतलब इस तरह से है। और इन इंडिया की अगर हम बात करें, आपको शॉक्ड होगा, अयोध्या ज्ञानवापी मॉस्क जो पूरा वो कैंपस है, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो ये तो मंदिरों की अभिषेक जी, और ये तो हिंदू आस्था से जुड़ी है। नया वक्फ एक्ट कह क्या रहा है आपको ये समझने की जरूरत होगी। आपके दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नया वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो क्या कह रहा है। अभी तक जो मंशा है, जो क्वेश्चन है, वो वक्फ बोर्ड पे नहीं हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड के जो कारकुन हैं, जो वक्फ बोर्ड के कारिंदे हैं, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्होंने किया एक इंक्रोचमेंट, और उन पर पाबंदी लाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का नया एक्ट आया है। आप ये बात समझिए, आप दो डिफरेंट चीजें हैं, ये टू डिफरेंट हॉराइजन्स। आपको समझना होगा कि इसमें कमी किसने की? जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे, जो चेयरमैन थे,
उन्होंने की। वक्फ बोर्ड के ऊपर एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी होता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहलाता है, जिसका चेयरमैन खुद अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री होता है। उसके अंदर तकरीबन 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और हर मेंबर्स का एक अपना पावर होता है। ये मेंबर्स कौन होते हैं सर? ये मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और उस तकरीबन सारे ही मुस्लिम होते थे अब तक, पर अब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे कि इसमें अब वक्फ बोर्ड यदि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अपना अधिकार जमाता है, जैसा कि आपने कहा कि अपना बोर्ड लगा देता है, तो उसको पहले वहाँ के लोकल अथॉरिटी से, कलेक्टर से उसको सत्यापित करवाना पड़ेगा। और अगर वो वक्फ बोर्ड की पाई जाती है तो कलेक्टर उसको अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल तक भी जाएगी और अपडेट होगी। उसके अलावा इसमें आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, उनको भी मेंबर्स लेने का प्रावधान रखा गया है ताकि पारदर्शिता लाई जाए। मैं ऐसे कई मुस्लिम्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया था आज तक, और वक्फ बोर्ड के कारिंदों ने, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों पर लॉन्ग लीज पर दे दिया। अगर कोई प्रॉपर्टी 99 इयर्स की लीज पे चली जाती है तो आप समझते हैं कि 99 इयर्स एक बहुत लंबा पीरियड होता है, वो एक तरीके से बेचान ही कहलाएगा। हाँ, जिस आदमी ने दान किया वो भी नहीं रहेगा, वो रहेगा ही नहीं, तो आप कौन करेगा उसको? अब उसके बेटे हैं, वो पेपर्स रहे ना रहे, उसमें से 2 पेपर भी गुम गए, तो आप तो कैसे साबित करोगे उसको? ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। उस सिचुएशन से निजात पाने के लिए बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसके ऊपर गहन चिंतन किया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए। और अभी भी जेपीसी के अंदर ये फाइल अभी गई हुई है, ये एक्ट दोबारा, ये बिल दोबारा गया हुआ है रिकंसिडरेशन के लिए। तो उसमें 4-5 से ज़्यादा मेंबर्स उसमें मुस्लिम हैं। गुलाम नबी आज़ाद, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी हैं उसके अंदर। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़ा विरोध कर रहे हैं इसका, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई वन साइडेड डिसीजन ले रहे हैं। सर, अब हम बात करते हैं, हमने वक्फ की बात की, वक्फ बोर्ड की बात की, जो इसमें आपने अब बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है ये सब पूरा माजरा, पूरा इतर बितर करने में। जो अब डिस्प्यूट जो चल रहे हैं, जैसे कि हम बात करें तमिलनाडु का एक गांव है, वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। ऐसे तमाम और भी सूरत का जो नगर निगम का जो पूरा बिल्डिंग है वो वक्फ के अंदर आता है, ऐसा वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही है। अब ये जो सरकारी ज़मीन और जो नॉन हिंदू, मुस्लिम की भी हो या नॉन मुस्लिम, मैं डिस्प्यूट के बारे में आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनकी स्थिति ही क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी पहले किसी ने दान की हो या किसी की प्रॉपर्टी हो और उसके ऊपर वो कोई सरकारी बिल्डिंग बन गई, ठीक है। नहीं, हो सकता है कि वो बिल्डिंग पहले थी, इन्होंने क्लेम बाद में किया। हो सकता है क्लेम बाद में हुआ, वो जगह पहले थी। 1995 का जो एक्ट था उसके बाद ये सब चालू है, क्योंकि 1995 का एक्ट ये कहता है सीधे तौर पर कि वक्फ बोर्ड अगर कोई ज़मीन क्लेम करता है और उसे सामने वाली प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर पा रही है या कोई नहीं आता है 1 साल के पीरियड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये सीधा सीधा वो सेक्शन कहता है। इसके बाद ये हुआ है। और आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल है, तो आप क्या ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जानबूझकर, ये एक तरह से हम घोटाला कह सकते हैं, ये घोटाला बिल्कुल है, घोटाला है, मैं मानता हूँ ये घोटाला हुआ है। और एक जगह नहीं तो 10 जगह हुआ होगा, 100 जगह नहीं हुआ होगा तो 50 जगह हुआ होगा, पर घोटाला तो हुआ है। क्योंकि मैं खुद ऐसे कई केसेस का साक्षी हूँ। जैसे कि जैसे बहुत सारे ऐसे केस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको जगह बता देता हूँ। जैसे माउंट आबू में एक जगह है जिसको इन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज़ पे दे दिया, बहुत कम दामों पे लीज़ पे दे दिया, जो दे नहीं सकते थे, पर इन्होंने ऐसे कानून निकाले अंदर से और ऐसे अमेंडमेंट्स निकाले अंदर से जिसके आधार पर वो दे सकें, और दिया। वो प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उदयपुर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, भरतपुर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये जो हम देखते हैं मज़ार बनी है या मस्जिद बनी है, मज़ार जो रोड साइड होती है, कई रेलवे स्टेशन के हम आसपास देखते हैं,
क्या ये जमीन किनकी होती है? देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी हैं जो जेन्युइनली जहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है या एक मज़ार बनी हुई है, क्योंकि जिनकी मज़ार है वो अभी 10-20 साल पहले तो गए नहीं हैं, वो 700-700 800-800 साल पहले जो ओरिजिनल जो मैं मज़ार की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे किसी ने मज़ार के आगे पत्थर लगा दिया किसी कब्र के आगे और उसको मज़ार Exactly, घोषित मैं कर उसी की दिया, बात कर रहा हूँ। हम कुछ देखते उसका हैं सत्यापन होना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं ये हम कहता हूँ जब उसका हम चलते सत्यापन हैं होना कुछ, ज़रूरी है। जैसे मेरे खुद ध्यान में है, अगर कुछ कोई मुस्लिम भाई बंधु देख रहा है, मैं उनको ये कहूँगा कि इसके बारे में बुरा ना माने, लेकिन ये एक पॉइंट है, फैक्ट है जो चलता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 साल पहले यहाँ कोई मज़ार या कुछ नहीं था और अचानक से वहाँ एक छोटी सी मज़ार बना दी जाती है। तो ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसकी है? नहीं, ये आई थिंक और उसके ऊपर शायद व्हाट इन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि उसके ऊपर शायद किसी का क्लेम नहीं होता है, और वो सरकार उसको देखती है। अगर जब भी सरकार की आवश्यकता होती है, जैसे कई जगह अहमदाबाद पे जिसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा हिंदू डोमिनेंट है और मोदी जी बहुत हिंदू फेवर या ऐसा कुछ, तो जब या वाराणसी है, अभी आपने देखा ब्यूटिफिकेशन हुआ, वहाँ के रोड चौड़े हुए। अहमदाबाद में भी जब साबरमती रिवर फ्रंट का काम चला तो उसमें मज़ार हो या मंदिर हो, जो भी आया वो साफ़ किया गया। बट उसमें ऐसे मज़ार या ऐसे मंदिर जो अत्यधिक पुराने थे, जिनका वेरीफाइड रिकॉर्ड था सरकार के पास, उनको छोड़ दिया। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है सर कि अगर जो आपकी जैसी या हमारी जो जनरेशन के लोग हैं जो देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी या कोई मज़ार नहीं थी या मंदिर भी नहीं था, अचानक से वहाँ मंदिर बन गया, मज़ार बन गई, मस्जिद बन गई, तो उसकी तो वो तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आएगा ही आएगा। फ़र्क पड़ेगा तो उन लोगों को पड़ेगा जो लोग वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी समझ के या फिर वो अपना एक इंस्टीट्यूशन समझ के चला रहे थे। वक्फ बोर्ड को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, या वहाँ से किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आय का स्रोत बना दिया था उसको। हमारे जयपुर में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ बोर्ड में लिस्टेड हैं, जिनका किरायानामा भी, मैं आपको ये भी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर वक्फ बोर्ड नए वाले अमेंडमेंट में जो 2024 में अब हमारी सरकार जो करने जा रही है, इसमें उस किराए एक्ट को भी बदला जाएगा। ये एक्ट क्या है? पर जो प्रॉपर्टीज़, जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने आज तक उस किराए को 500-1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, और वक्फ बोर्ड उसको बढ़ा नहीं पा रहा है। ये वक्फ बोर्ड बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड इज ऑपरेटेड बाय सम पीपल। अब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और आप वहां के किराएदार हो, आपने मुझे अंडर द टेबल कुछ पैसे दे दिए कि मेरा किराया मत बढ़ाओ, और मैंने आपको नोटिस भेजना बंद कर दिया, तो अब उसमें एक्ट क्या करेगा? जो नुकसान वक्फ बोर्ड का या सरकारी तंत्र का जो कर रहा है, वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है या वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ के सीईओ और आईएएस और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे सरकारी मुलाजिम होते हैं, अगर वो किसी से मिलकर इस तरह की सांठगांठ कर लेते हैं तो इन दी एंड रेवेन्यू सरकार को उसका भुगतना पड़ रहा है। सर आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग इसके खिलाफ हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैंने अभी इस पॉडकास्ट के शुरुआत में एक बात कही थी कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने भी घटक दल हैं, ये सारे लोग एक 5 पॉइंटर एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिसमें फेक नैरेटिव फैलाना, युवाओं को बरगलाना, किसानों को बरगलाना, मणिपुर जैसी अप्रिय जो घटनाएं हुई हैं उनको और तूल देना, कुल मिलाकर भारत के अंदर असमंजस की और अस्थिरता की स्थिति को पैदा करना, ये काम वो लोग ही कर रहे हैं जो इस देश के विरोधी हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने, विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने मोदी विरोध को इतना बढ़ा दिया है कि वो मोदी विरोध अब देश विरोध बनता जा रहा है। वो मोदी सरकार को गिराने के लिए, देश अस्थिर हो इसके लिए भी एग्री हो गए हैं। उनको ये लगता है कि येन केन प्रकारेण हमें सत्ता हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर हासिल करनी है।
तो जो लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देश के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मुसलमान उन पे कैसे यकीन करेगा कि वो मुसलमानों के हितकारी हो सकते हैं कभी। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल। और मुसलमानों के जो जितने भी मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज थे, मुसलमानों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, उनको आज तक कभी कांग्रेस पार्टी ने टच ही नहीं किया। क्योंकि आज देख लीजिए कि हमने वक्फ बोर्ड के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक संशोधन किया है कि ताकि अल्पसंख्यकों के हित में हो, मुस्लिम समाज के हित में हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन सांठ-गांठ करके किसी प्रॉपर्टी को किसी एक्स पर्सन के नाम कर देता है पैसे लेकर, वैसा ना हो। हमने इसलिए इस एक्ट के अंदर अमेंड किया। तो उसको कितना बड़ा तूल दे दिया गया, उसको अल्पसंख्यक समाज के विरोध में बता रहे हैं, उसके बारे में एक फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि ये अमेंडमेंट अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात करता है, ना कि अल्पसंख्यक समाज को अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर लेना चाहिए कांग्रेस के और ये कुछ कट मुल्लाओं के फेक नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए। तो हमने वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है और जो तमाम चर्चाएं मीडिया में चल रही है उसको हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। और इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वक्फ बोर्ड में, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और गलत तरीके से कर रहा है। इस वजह से ये डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी। और हम चाहेंगे कि इसमें जो भी चेंजेस हो देश हित में हो